ओके, चलिए तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, वेज टू ब्रेक डोरमेंसी। ये डोरमेंसी आ गई है लेकिन हमको डोरमेंसी नहीं चाहिए, आपके लिए भी यही अप्लाई होगा। ठीक है, अभी तुम्हारी डोरमेंसी चल रही है ना, पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, तो अभी डोरमेंसी को ब्रेक करने का कुछ तरीके हैं, तरीकों की बात करते हैं, उसमें से जो जो तुम्हें अच्छा लगे वो बता देना। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। तो वैसे ही सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लो बेटा। पहला जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैरिफिकेशन। क्या कहते हैं, स्कैरिफिकेशन। ठीक है, स्कैरिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, हम कह सकते हैं इसको बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है बायोलॉजी, क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, भौतिक। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको भौतिक रूप से उपचार करना। किस रूप से उपचार करना बेटा, भौतिक रूप से उपचार करना। ठीक है, देखो अब तुम्हारी डोरमेंसी तोड़ने के भी कुछ तरीके हैं, में से एक भौतिक रूप है, एक डंडा ले आओ। ठीक है, फिर भौतिक रूप से उपचार कर दो सीधा। ठीक है, तो तुम्हारी डोरमेंसी टूट जाएगी, है ना, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। सर हम तो ढीठ है, हम पे असर नहीं होता। ठीक है, हमारी डोरमेंसी ऐसे नहीं टूटेगी। तो फिर कोई बात नहीं, इमोशनल स्टोरी सुनो, ठीक, क्या पता मन पिघल जाए, नहीं यार पढ़ ही लेते हैं यार, क्या रखा है। हमें पता है पिछली बार पापा ने पैसे भेजे थे तब पड़ोस वाले अंकल से उधार लिए थे, अब पड़ोस वाले अंकल से उधार रहेगा, मैं अगर अच्छी जॉब लग दूँ या फिर मैं अच्छा सिलेक्शन करा लूँ तो पापा खुश हो जाएंगे, है ना, वो पैसे वापस दे देंगे। अब ये पता हो तो भी हो सकता है कि हाँ थोड़ा कुछ असर हो, नहीं यार कर्जा चढ़ रहा है पापा के ऊपर, बेचारे इतनी मेहनत करके करते हैं फिर मेरे लिए, और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो फिर क्या मतलब है, पढ़ लेता हूँ। ठीक है, वो भी हो सकता है, पर ये उपचार सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। ये उपचार जिस दिन होने लग जाता है ना, अपने आप सिलेक्शन, अब तुम सोच लो तुम्हें कौन सा उपचार। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, भौतिक रूप से उपचार है। कौन से रूप से, भौतिक रूप से। ठीक है, जो उपचार मैंने आज तक नहीं किया, किया क्या, नहीं किया, 12th वाले जानते। चलिए, इसकी वजह से क्या होगा, चलो भौतिक रूप से उपचार करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अगर तुमने कोई गलती करी या मान लो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हें समझाने के भी, भौतिक रूप से समझाने के भी दो तरीके हैं। कौन कौन से, तुम्हें एक ही पता होगा क्योंकि बचपन से वही हो रहा है, कभी चप्पल आ रही है, कभी उधर से झाड़ू आ रहा, कभी बेलन, कभी डंडा, सर रहे तो डंडे मार रहे। ठीक है, वो एक ही तरीका। दूसरा तरीका भी प्यार से समझ, क्या है, प्यार से समझ। ठीक है, वो भी है, वो हुआ नहीं ना कभी, नहीं समझाया किसी ने, कोई नहीं मैं समझाता। ठीक है, क्या मतलब है इसका, फिजिकल रूप से हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट देना। दो तरीके हैं, या तो मार खाना या फिर प्यार से समझाना, दोनों चीज है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना बेटा, एनी ट्रीटमेंट विच इज यूज टू वीकन और सॉफ्टन द सीड कोट, मतलब हार्ड क्या है वहां पर, सीड कोट क्या है, सीड कोट, सीड कोट को या तो तोड़ दिया जाए या फिर सीड कोट को सॉफ्ट कर दिया, दो तरीके। सीड कोट के ऊपर जो भी हम करते हैं भौतिक रूप से उपचार किसका करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, बीज चौल का। किसका करेंगे, बीज चौल या फिर सीड कोट है उसका उपचार करना है, या तो पानी में डाल दो, जैसे सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें कैसे भी करके तुम्हें रुला दिया जाए कि नहीं, तुम मजबूर हो जाओगे, नहीं सर मैं आज से पढ़ाई चालू कर दूंगा, अब कभी मैं लापरवाही नहीं करूंगा। 3 दिन बाद देखते हैं वो बाहर घूम रहे आराम से, हाँ सर लापरवाही नहीं करूँगा, आज छुट्टी है संडे, कल से चालू करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, उसको वीक करना या ब्रेक करना, उसको तोड़ना। ठीक है, मतलब जहाँ तुम बाहर दिखे और वहाँ तुम्हारा फिजिकल ट्रीटमेंट चालू कर दिया तो तुम अपने आप ही अंदर रहोगे, नहीं बाहर गए तो मार खानी पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब ये अपने यहाँ पर यूज कहाँ किया जाता है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे क्लास में नालायक बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही हमारी क्रॉप्स के अंदर क्या होती है बेटा, मालवेसी कुल होता है। क्या होता है, मालवेसी कुल की फसलें होती है, नाम बताना जरा। वेरी गुड, कौन सी, भिंडी और कपास और, हाँ बोलो, और बोलो, क्या, मिर्ची,
बैंगन, टमाटर, आलू और चलो ठीक है, भिंडी और कपास दोनों के अंदर, ये मालवेसी है। बैंगन, आलू, टमाटर सोलेनेसी, सारी दालें वो लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी नहीं दिया हो तो फेबेसी, वो भी नहीं दिया हो तो एपिलियोनेसी। ठीक है, चलिए, तो मालवेसी के अंदर ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। मालवेसी में कौन है बेटा? कपास है, इसको याद रखना। कपास का जो बीज होता है उसके ऊपर हार्ड सीड कोट होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, उसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। उसके लिए हम दो तरीके अपनाते हैं, एक तो है स्कैरिफिकेशन, और मतलब स्कैरिफिकेशन में दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम क्या करते हैं, उसको रेत, उसके साथ क्या मिलाते हैं, गोबर, और उसके अंदर उन बीजों को हम क्या करते हैं, रब करते हैं। उससे क्या होगा, रेत से जो रगड़ लगेगी उससे स्क्रैचेस हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है उसको सॉफ्ट करने का, वो क्या है, H2SO4। क्या है? 0.1% H2SO4। तो H2SO4 तो अपन जानते हैं क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर, दोनों तरीके हो गए। एक में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, एक में हम क्या कर रहे हैं, उसको सॉफ्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। बस ध्यान रखना, फिजिकल रूप से या भौतिक रूप से जो आप उपचार करोगे उसको क्या कहा जाएगा, स्कैरिफिकेशन। क्या कहेंगे, स्कैरिफिकेशन। किसमें किया जाता है, कपास में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ओके, चलिए बात करें। एक है हमारे पास एसिड स्कैरिफिकेशन, जो तुम जानते हो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बीज उपचार किससे कर रहे हैं हम, एसिड से, ठीक है। इसको एसिड डीलिंटिंग कहा जाता है। कपास के अंदर याद रखना, इसको अपन क्या कहते हैं, एसिड डीलिंटिंग। हाँ हाँ, उसमें फज को हटाते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत उल्टा है, बात करेंगे उस अलग क्या लिखवा बेटा, देखो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट क्या है वो सुन लो। कपास में एसिड डीलिंटिंग का, ये कपास का बीज है, ठीक है। कपास के बीज में दो टाइप के रेशे होते हैं। एक तो ये वाले रेशे जो क्या है, छोटे रेशे हैं, ठीक है। एक जो है ये बड़े रेशे हैं। ये दो टाइप के रेशे उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे काम का रेशा कौन सा है, तो बड़ा रेशा है वो। छोटे छोटे रेशे उससे क्या बनाओगे तुम, ठीक है। तो ये जो रेशा है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो छोटे हैं इनको हम क्या कहते हैं, फज कहते हैं। क्या कहते हैं? फज, ठीक है। इंग्लिश में भी यही है, फज, और ये क्या है, लिंट, ठीक है। लिंट की साइज जो है वो लंबी होगी। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट से अपने पास, कि बारीकी मापने के लिए हम माइक्रोनेयर का यूज़ करते हैं। याद आया कुछ? क्वेश्चन बनते हैं कपास में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिंट और फज है। लंबा रेशा क्या कहलाएगा, रिंट, जो हमको किस में चाहिए, कपड़ा बनाने में। किस में? क्या तुम इसको जलने दोगे, जलने दोगे क्या? नहीं, ये तो हमें चाहिए, हम इसको अलग कर लेंगे। आपने इसको अलग कर लिया, उसके बाद हमारे पास जो बीज बचा उसके ऊपर क्या बचे, बस ये तो बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको उगाना है। क्या करना है, उगाना है। इसको उगा सकते हो क्या डायरेक्ट, क्योंकि अभी तो इस पे लिंट है ना, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं उगाएंगे, इसको उगाएंगे। तो हमें इसकी एसिड डिलिंटिंग करनी है, तो हम किसको हटाएंगे, फज को ही तो हटाएंगे ना बेटा, ठीक है। तो ये अपना उसके अंदर क्वेश्चन है कि एसिड डिलिंटिंग के अंदर हम किसको हटाते हैं, तो फज को हटाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब यहाँ पर बात आती है एसिड डिलिंटिंग कितनी देर के लिए की जाती है, तो हम कहेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? हम 0.1%, 1% है, 0.1 है, 0.1% H2SO4 का घोल बनाते हैं। उसके अंदर 2 से 3 मिनट तक बीजों को डुबो के रखते हैं, फिर बाहर निकाल के उनको 4 से 5 बार वॉश करते हैं पानी से, क्योंकि एसिड थोड़ा भी रह गया तो एम्ब्रियो डैमेज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा,
ठीक है, तो उसको वॉश कर लेते हैं फिर यूज कर लेते हैं। एक अपने पास इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बेटा केमिकल है जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 जो है बेटा, ठीक है, ये क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली बीज सुषुप्ता को तोड़ने वाला रसायन है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या है बेटा, सर्वाधिक शक्तिशाली, या फिर हम कह सकते हैं सर्वाधिक उपयोगी, या सर्वाधिक तेजी से सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला रसायन है। कौन है, KNO3। H2SO4 हो या HCl हो या HNO3 हो, उससे भी जल्दी कौन करेगा बेटा, KNO3। इसका कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, कितना यूज करते हैं हम, 1 से लेकर 3%। कितना रखते हैं, 1 से लेकर 3% तक का इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर कुछ केमिकल्स के नाम आ गए, थोड़ा सा उसको ध्यान देना। कौन कौन से केमिकल्स है बेटा, देखो एसिड में एक अपने पास आया HCl, एक अपने पास आया H2SO4, एक अपने पास आया HNO3, एक अपने पास आ गया KNO3। ये सभी क्या कर रहे हैं, डोरमेंसी को तोड़ रहे हैं। उनमें आ गई बात, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं। आगे चलते हैं, वापस इस पेज पे आएंगे, नाम एक साथ लिखेंगे हम कि डोरमेंसी को कौन कौन ब्रेक कर रहा है। सेकंड हम बात करें यहाँ पर, एक अपने पास जो है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, जो अपन ने अभी बात करी कि रेत के साथ हमें क्या करना है, उसको रब करना है। ठीक है, तो वो मैकेनिकल मतलब हम अपने हाथों का या फिर किसी मशीन का यूज कर रहे हैं। मान लो हथौड़ी से हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, उसके सीड कोट को तोड़ रहे हैं, तो वो मैकेनिकल के अंदर आ जाएगा, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला जो है वो अपन को याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, गर्म जल उपचार। क्या करना पड़ सकता है, ठीक है, गर्म जल उपचार। आप कुकर के अंदर दाल बनाते हैं, जल्दी बन जाती है, क्यों, तो पानी गर्म है वहां पर। ठीक है, तो वो जल्दी बनाएगा, तो वो जल्दी सॉफ्ट कर देता है उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, गर्म जल उपचार कर रहे हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके लिए याद रखना। पहली चीज कि गर्म जल उपचार या हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया किसने था, किसने दिया था, जैनसन ने। किसने दिया था, जैनसन। जैनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने हमें बताया था हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। उसने हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्यों दिया, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए नहीं दिया। किसके लिए दिया बेटा, उसको ध्यान रखना का जो है उसने उपयोग कहां पर किया था, वो देखेंगे हम। स्मट को कंट्रोल करने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए स्मट। ठीक है, तो हम कहेंगे स्मट, या फिर जो कंड रोग है किसके अंदर बेटा, गेहूं के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए उसने ये हमें बताया था कि गर्म जल उपचार होगा। अब फिर उसने कहा कि आप गर्म पानी के अंदर कुछ देर के लिए, कितने देर के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए आप क्या करें, अपने जो बीज हैं उनको उसके अंदर छोड़ दें। 5 से कई बार इसको अब 10 मिनट तक भी ले गए हैं, तो 10 मिनट तक आप गर्म पानी के अंदर उसको छोड़ दें और उसके बाद उसको सोइंग के लिए यूज कर लें। फिर हमने इससे पूछा गर्म जल का मतलब क्या है, उबलता हुआ पानी या फिर थोड़ा सा ठंडा। तो उसने कहा कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमें लगभग कितना रखना है, 54 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना है। और एग्जाम के अंदर ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे लिए आ चुका। ठीक है, कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर सही आंसर मान लिया गया था। ठीक है, तो 54 से लेकर लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम टेम्परेचर रखते हैं। इससे ज्यादा क्यों नहीं रखते, सोच के बताओ। तुमने चाय पी है, का टेम्परेचर कितना होता है, मान लो अभी जस्ट उबल के चाय आई है तुम्हारे कप में, का टेम्परेचर कितना होगा, रेड, कुछ भी उबल रही, अभी थोड़ी उबल रही, कप में है। अभी थर्मोमीटर डाला उस चाय के अंदर, क्या करो, ऐसे काम तो करना, पता लगता है उससे। लगभग कितना होता होगा, देखो 100 भी नहीं होता है, 150 भी नहीं होता, कम होता है लगभग 85 से 90 के आसपास। अब आप सोच लो आप कितने महान हो,
आप 85 डिग्री सेंटीग्रेड की चाय पी जाते है कि नहीं? अचंभित करने वाली बात। लेकिन अगर तुम्हें कह दिया जाए एक बार में पी लो, पी लोगे? नहीं, हम सहन नहीं कर सकते। पीजिए बेचारा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने उससे ज़्यादा टेम्परेचर रखा और उसको उसमें इमर्ज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? डीएनए का नेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये सुनना चाह रहा था, ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डीएनए का नेचुरेशन क्या है? डीएनए क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है उसके जो बॉन्ड्स होते हैं, कौन से? प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं? एटीजीसी। प्रोटीन में पूछ रहा हूँ, डीएनए में नहीं। प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाँ बिल्कुल, कौन से बॉन्ड होते हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल देखे तुमने? अमीनो एसिड पता है तुम्हें? नहीं पता? अमीनो एसिड तो पता होगा, ठीक है। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? मान लिया ये दो अमीनो एसिड है, ठीक है, दोनों भाई भाई, इनके बीच में ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा है? तो होता क्या है कि जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, जो नॉर्मल हैं, ठीक है, उन जीवों का जो डीएनए है वो डीएनए प्रोटीन ही है, ठीक है। तो प्रोटीन के ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है टूटने लगते हैं। अब मान लो डीएनए प्रोटीन है, अगर इसके पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट गए, क्या डीएनए रहेगा? क्या नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहां से डीएनए ही टूट गया तो हम कह सकते हैं ये खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रखते। समझ में आ गई बात? चल, अब जेनसन जो है वो उसने तो हमें बता दिया गर्म जल उपचार। एक हमारे पास दूसरा उपचार और आता है बेटा, कौन सा? स्ट्रेटिफिकेशन। कौन सा? स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन जो है बेटा, ये क्या है? एम्ब्रियो के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं। किसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे? एम्ब्रियो के ऊपर। स्कैरिफिकेशन किस पे दिया था? सीड कोट, ठीक है। अब उससे अंदर जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन किसको दिया जाएगा? तो हम कहेंगे भ्रूण का उपचार। किसका उपचार? भ्रूण का उपचार करना पड़ेगा। अब भ्रूण का उपचार कैसे करोगे बेटा? सोच के बताओ। सर कुछ नहीं, बीज चौल है, शीट कोड, उसको तोड़ेंगे, एंडोस्पर्म आएगा, उसको हटाएंगे और फिर भ्रूण का उपचार कर देंगे। ऐसे ही होगा, सही बात है ना? क्या नहीं कर सकते ऐसा? ऐसा कर दिया तो क्या होगा? ना शीट कोड रहा, ना एम्ब्रियो रहा, भ्रूण का अचार डालोगे, ठीक है। क्या रहा बेटा? भ्रूण जो है उसका हम टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं। कौन सा उपचार देंगे? तापमान से नियंत्रित करते हैं, मतलब टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। एक हो जाएगा कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, एक हो जाएगा वार्म स्ट्रेटिफिकेशन, सिंपल सा, ठीक है। या तो कम टेम्परेचर का आप उसको उपचार दो या ज्यादा टेम्परेचर का उपचार दो, ठीक है। चलो, कश्मीर कौन कौन जा गया? मैं भी नहीं गया, ठीक है। अगर कश्मीर गए, वहां से एक बीज ले आए, क्या लाए? ठीक है, किसका बीज लेके आओगे वहां से? एप्पल का। और क्या याद है तुम्हें? कश्मीर में क्या उगता है? आलू उग सकते हैं बेटा, पर अपन किसका लेके आए? एप्पल का लेके आए। किसका? ठीक है, उसको कहाँ लेके आए? राजस्थान में। कहाँ लेके आए? ठीक है, यहाँ पे लाके हमने उसको लगा दिया, ठीक है। अब हम उसको रोज पानी पिला रहे हैं, कुछ दिन बाद बीज गायब, उगा ही नहीं। क्यों? वो कश्मीर से लाए थे। कहाँ से लाए थे? कश्मीर से। तो उसको उगने के लिए टेम्परेचर भी कैसा चाहिए होगा? तो उसको फ्रिज में रख दे फिर, हाँ, जर्मिनेट कैसे होगा फिर? है ना, फ्रिज के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, जर्मिनेट ही नहीं होगा। पर टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए। अब उसको जर्मिनेट करना है, मैंने उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहां पर टेम्परेचर क्या है? कम है। उस टेम्परेचर में वो जर्मिनेट करेगा। तो जो ऐसे क्लाइमेट के पौधे हैं जो कि कम टेम्परेचर में रहते हैं, उनको क्या देना पड़ेगा हमें? कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। और मान लो यहाँ से खजूर का बीज कश्मीर लगे, वहाँ उगा रहे हो, नहीं उगेगा वो, ठीक है। उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए? हॉट ट्रीटमेंट चाहिए, उसको हमें वहाँ पर वार्म स्ट्रेटिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए,
सबसे कम टेम्परेचर तुम्हें कितना पता है जो तुमने देखा है? माइनस में? माइनस में कहाँ देख लिया? हाँ, कहाँ पे? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। अरे तुमने महसूस करा वो बताओ, सबसे कम 17? नहीं, 2 डिग्री तो अपने ये पहुंच जाता है सर्दियों में, ठीक है। कितना पहुंचता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज खोला तुमने कभी? खोला है ना? फिर क्यों टेंशन लेते हो? बर्फ जमी रहती है उसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोला करो, ठीक है। देखा है हमने, महसूस करा है, ठीक है। तो हम लगभग फ्रिज का टेम्परेचर होता है 2-3 डिग्री मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 8 डिग्री 10 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपन टेम्परेचर देंगे, ठीक है, ये टेम्परेचर जो है वो हम कहेंगे इसको क्या? चिलिंग ट्रीटमेंट। क्या कहेंगे? ठीक है, बस इतना सा याद रखना, और कुछ नहीं करना। किसके लिए दिया जाता है बेटा? एक तो चेरी चेरी कहाँ उगती है? कहाँ उगती है? हाँ, कौन सी स्टेट में पूछ रहा हूँ मैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, पंजाब, कहाँ उगती है? ठीक है, तो ठंडे देश के हैं, उनको हमें टेम्परेचर भी कम देना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। वार्म टेम्परेचर बेटा हम देंगे किसके लिए? जिसके अंदर हम गर्म देश या गर्म जगह से कोई लेकर आए हैं उस, ठीक है, उसके लिए कितना देते हैं? लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बस इतना। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, एक और अपने पास उपचार है, वो कौन सा है? हमारे ग्रोथ प्रोमोटर्स, या फिर इसको हम और कह सकते हैं PGPR। क्या कहते हैं इसको? क्या होता है? हाँ देखो, P से तो प्लांट होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में। G से क्या होता है? ग्रोथ। फिर प्लांट ग्रोथ, प्लांट कैसे आ गया? तो इसको क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड रेगुलेटर्स, ठीक है। इसका सीधा मतलब क्या है? पादप हार्मोन। क्या मतलब है इसका? पादप, प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स का यूज करके अब हमें पता है डोरमेंसी ब्रेक करनी है। डोरमेंसी से बाहर लाकर जर्मिनेट करने वाला कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से जर्मिनेशन हो रहा है? अभी हमने बात करी थी, जिब्रेलिनेस। बस आ गया आंसर। तो अगर हमें क्या करना है? डोरमेंसी को हटाना है तो हम किसका यूज करेंगे? बस ये ऐसी तरह से आंसर दे दिया करो, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिक अम्ल का यूज करेंगे, ठीक है। कितना यूज करेंगे बेटा वो याद रखना, कितना? 1000 ppm यूज किया जाता है। 100 से 1000 के बीच में यूज तो करते हैं, पर अलग अलग हमारे जो कंडीशन है उसके ऊपर। मैंने इसका जो मेरी रिसर्च थी वो इसके ऊपर ही थी। हाई यूरिया था उसमें, ये जिब्रेलिक एसिड नहीं था, हाई यूरिया था। में भी हमने अलग अलग लिया था, 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, अलग अलग लिया, ठीक है। और फिर उसका टेम्परेचर मतलब जो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा था वो उसके ऊपर हमने चेक किया, ठीक है। तो ये चीज़ की हुई है, तो इसीलिए मेरे को ध्यान है कि अलग अलग हम पर रख सकते हैं। बट एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो क्या करना है आपको बेटा? 1000 ppm करना, ठीक है, उससे डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। दूसरा अपने पास जो है बेटा एक वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। क्यों है बेटा? क्योंकि इसकी वजह से क्या बन रहा है पौधे का? स्टेम। क्या बन रहा है? स्टेम। ऑक्सिन के लिए बता चुका हूं मैं, IBA ऑक्सिन है, सेराडेक्स जिससे रूट निकलती है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन से क्या निकलेगा? तना। अब तना निकल रहा है मतलब डोरमेंसी तो ब्रेक हो रही ना, ठीक है। तो ये भी डोरमेंसी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें कितना यूज करेंगे? 100 ppm जो है वो इसका मोस्ट इफेक्टिव होता है। 100 ppm साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के अंदर ही एक अपने पास नाम है, कौन सा बेटा? काइनेटिन। कौन सा है? काइनेटिन, नाम सुना होगा इसका, ठीक है। एक था जिएटिन। कौन था जिएटिन? साइंटिस्ट नहीं है, ठीक। कौन था जिएटिन? पहला खोजा गया साइटोकाइनिन, ठीक है। सबसे पहला जो साइटोकाइनिन खोजा गया वो कौन सा था? जिएटिन। कहाँ से मिला था? सियामेज में से। कहाँ से? इसीलिए उसका नाम जिएटिन रखा है, ठीक है। मक्का के जो सीड है उसमें से मिला था। दीज आर यूज्ड इन लाइट रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको रहने दो, इसको याद करने की जरूरत। एक अपने पास जो बेटा इंपॉर्टेंट वो कौन सा है? AB है। कौन सा है?
नाम क्या है इसका? एब्सिसिक एसिड। क्या इससे डोरमेंसी ब्रेक होती है? नहीं, इससे डोरमेंसी आती है। और यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, निम्न में से किसके द्वारा बीजों में सुषुप्तावस्था लाई जा सकती है? और वहां पर 4 ऑप्शन दे दिए, जिसके अंदर सही आंसर क्या गया? ए बी है। उन्होंने वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इथाइलिन दे दिया साथ में। क्या दे दिया? ठीक है, अब बताओ क्या करना पड़ेगा फिर? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, निम्न में से किसके द्वारा बीजों में सुषुप्तावस्था लाई जाती? कितने लोग कहते हैं ऑक्सिन? कोई नहीं कहेगा। कितने लोग कहते हैं जिब्रेलिन? कितने लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड सही है? कितने लोग कहते हैं इथाइलिन सही होना चाहिए? क्यों? उसकी वजह से तो फल पक रहे हैं। फल पक गया तो जर्मिनेट तो करेगा नहीं। ठीक है, डोरमेंसी आ गई। तो डोरमेंसी किसकी वजह से है, अब बताओ? दोनों हो सकते हैं या एक ही है? दोनों नहीं, एक ही है। कौन है? एब्सिसिक एसिड। हम वहाँ कंफ्यूज हुए, इथाइलिन पहले दे रखा था उन्होंने, कई बच्चे जो है वो इथाइलिन करके आ गए, जो कि गलत है। डोरमेंसी कौन ब्रेक मतलब लाएगा? एब्सिसिक एसिड लाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। यहाँ पर लिख लें इसको चाहे तो, एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या होता है? सुषुप्तावस्था लाई जाती। चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अंदर अगले अपने पास क्या है बेटा? थायोयूरिया। क्या है? थायोयूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बताना। ठीक है, क्या फॉर्मूला है वापस बताना। NH2CO NH2, ये आएगा फिर। नहीं, इसके SS2 आएगा ना, पे तो नाइट्रोजन SNH2। ठीक है, यही है। ओके, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को रिप्लेस किससे करा? जरा ध्यान देना, ये थायोयूरिया है। क्या है ये? थायोयूरिया। NH2CO नहीं आएगा, क्या आएगा? ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फर है इसी को हम क्या कहते हैं? थायो कहते हैं। क्या कहते हैं? थायो। थायो का मतलब क्या है? सल्फर। क्या मतलब है? केमिस्ट्री में काम आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पर काम आने वाला। थायो का मतलब सल्फर। ठीक है, तो ये सल्फर हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। बाकी तो कैसा है ये? यूरिया की तरह। मतलब क्या आप इसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हो? सोच के बताओ। कर ही तो सकते हैं, ऑक्सीजन ही तो नहीं है, बाकी तो पूरा का पूरा यूरिया ही तो है। तो ये एक फर्टिलाइजर है। क्या है ये? फर्टिलाइजर। थायो यूरिया। कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? कितना होता है? वो तो यूरिया में था, में अलग होगा। कितना होता है? लगभग 38% नाइट्रोजन। कितना होता है? 38%। वो इसलिए क्योंकि सल्फर जो है वो हो सकता है कोई बॉन्ड बनाता हो, या फिर वो उसको मतलब रिलीज होने से रोकता हो, इस कारण से होगा वो। ठीक है, कारण मुझे ध्यान नहीं, बस ये ध्यान रखना है। था यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है? 36% जो है वो नाइट्रोजन इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें। अब ये हमारा जो थायोयूरिया है ये क्या काम करता है? तो हम कहेंगे सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। ठीक है, किसके अंदर? कंद वाली फसलों में। कौन सी फसलों में? कंद वाली फसलों में सुषुप्तावस्था हटाना। ठीक है, कंद वाली फसलें कौन कौन सी है? आलू, शकरकंद, और एक और आता है जिसको अपन एस्पैरागस या कुछ ऐसा कहते हैं, नाम है वो, हमारे काम का नहीं, रहने दो। आलू ही याद रख लो तुम। आलू और शकरकंद बढ़िया है आपने। ठीक है, एक तो कौन आ गया, और एक कौन आ गया? शकरकंद। ठीक है,
ये जो है क्वेश्चन बेटा आपका शायद 2018 वाला था। 2018 या 2019 का जो आपका सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, कब हुआ? 2018 में हुआ था। उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन दिया था, निम्न में से आलू की फसल में सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उन्होंने वहां पर मेलिक हाइड्रोजाइड दे दी। क्या दे दिया? और हमें आलू के नाम से एक ही चीज याद है, मेलिक हाइड्रोजाइड। अभी तो था यूरिया, तो अभी याद होगा, उस टाइम एक ही याद थी सभी बच्चों को। क्या था? मेलिक हाइड्रोजाइड। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, प्याज और आलू के अंदर सुषुप्तावस्था लाता है। तो पहला ऑप्शन ही वही दे दिया, सब वही टिक है, ये सही है। बाद में फिर पता पड़ा उसमें लिखा था सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए। तो सही आंसर क्या था? तीसरे नंबर पे दे रखा था थायोयूरिया। तब पता लगा कि हाँ ये है, बाकी पहले नहीं पता था। एक है अपने पास इथाइलिन बेटा। इथाइलिन जो है वो डोरमेंसी लाता नहीं है, वो क्या करता है? डोरमेंसी ब्रेक करता है। इसीलिए हमने वहां पर ध्यान रखा था। इसको हम क्या बोलते हैं? एथेरल। क्या कहते हैं? एथेरल जो है उसका हम क्या करते हैं? 100 ppm से 300 ppm है, 100 ppm याद रखना बेटा। ये क्या करता है? सुषुप्तावस्था तोड़ने में काम आता है, सुषुप्तावस्था लाने में काम नहीं आता। तो अब जिब्रेलिक एसिड सुषुप्तावस्था तोड़ रहा है, ऑक्सीजन से जड़ बन रही है, साइटोकाइनिन से तना बन रहा है, एथेरल है वो भी डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है। डोरमेंसी लाने वाला अकेला और अकेला कौन बचा? ए भी है, ठीक है। बाकी सब डोरमेंसी ब्रेक करने वाले, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? चलिए नेक्स्ट बात करें। एक अपने पास जो है यहाँ पर देखना बेटा, इसको नाम दिया हुआ है, एक क्या है? स्ट्राइगोल। क्या नाम है? स्ट्राइगोल। ये सारी चीजें ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना, नहीं समझ में आया पूछ लेना, क्योंकि ये वो चीजें जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल रूप से आते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट के द्वारा पढ़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए ये काम आएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर देना इम्पॉसिबल है। आपको मान लिया वहां पर दे दिया, निम्न में से भी सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन नहीं है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन, ठीक है। या 3 मान लिया अपन ने, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, और दे दिया यहाँ पर निम्न में से कोई नहीं। तो क्या आंसर दोगे? सुषुप्तावस्था लाने वाला हार्मोन है, ठीक है, वो दे दिया, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और निम्न में से कोई नहीं। तो हम क्या करके आएंगे? क्वेश्चन सुषुप्तावस्था लाने वाला, जिसकी वजह से सुषुप्तावस्था आए, डोरमेंसी को इंड्यूस करने वाला कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है ना वो क्या करके आएगा? इथाइलिन। क्या करके आएगा? कंफर्म है, ठीक है। अब तुमने पढ़ाया तो फायदा है उसका। हाई यूरिया हर कोई नहीं पढ़ता था, उसका नुकसान हुआ, तुम्हें पता है, तुम्हें इसका फायदा होगा, इस तरह से। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो भी इसी तरह से बेटा याद रखना। एक क्या है? स्ट्राइगोल, ठीक है। और इसी के साथ एक अपने पास है 2 मरकैप्टो इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बेटा? इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल क्या है? एल्कोहल से। क्या है? एल्कोहल पीने से क्या होगा? लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में क्या होगा? हाँ, लिवर खराब होने के बाद, बस यही काम है इसका। कौन सा? एक तो है स्ट्राइगोल और एक कौन सा है? 2 मरकैप्टो इथेनॉल। ये दोनों जो है, एक बात बताओ, फिर इथेनॉल पीने से, एल्कोहल पीने से क्या कोई और हमें मार रहा है क्या? नहीं। कौन मार रहा है खुद को? खुद ही। बस वही चीज है। ये किस लिए काम आते हैं वो ध्यान रखना बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? सुइसाइडल जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? हिंदी में कहना चाहें तो हम इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती अंकुरण। क्या कहा जाता है? आत्मघाती अंकुरण कहा जाएगा। उसके लिए ये यूज होते हैं, ठीक है। इथेनॉल से याद रख लोगे, मरकैप्टो इथेनॉल से याद आ जाएगा,
ठीक है। इथेनॉल क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल कौन पिए है? खुद। किसने पैसे खर्च करे? खुद ने। मरेगा भी कौन? खुद। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई? 100% नहीं, मेरे को नहीं लगता। चलिए, तो सुसाइडल जर्मिनेशन है बेटा। तो होता कैसे है वो देख लो। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, इसका यूज कहाँ पर होता है? तो इसका यूज हम करेंगे स्ट्राइगा पर। कहाँ पर करेंगे? स्ट्राइगा पर। ठीक है। स्ट्राइगा क्या है? वेरी गुड, एक खरपतवार है, पैरासाइटिक। ठीक है, मतलब वो पैरासाइट के रूप में कहाँ पर रहता है? दूसरे पौधों पर। किसके ऊपर रहता है? C4 प्लांट्स। ठीक है, C4 प्लांट्स हमें याद है। ठीक है, गन्ना, मक्का, बाजरा और ज्वार, 4 है। उनके ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है। कैसा पैरासाइट है ये? अच्छा, पूर्ण तना परजीवी है या अर्ध तना परजीवी या पूर्ण जड़ परजीवी या अर्ध जड़ परजीवी? अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, अर्ध जड़ परजीवी या फिर हम कहें इसको क्या कह सकते हैं? और दूसरा इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सोच कर देखो क्या मतलब है पार्शियल, या हम कहें इसको एक तरह से आंशिक। ठीक है, क्या है? जड़ परजीवी। इसका मतलब क्या हुआ? सोच के देखो मतलब क्या है इसका? जड़ पर तो रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा? आंशिक रूप से। आंशिक रूप का मतलब कंप्लीट नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम रहेगा और थोड़ा टाइम नहीं रहेगा। समझ में आई बात? इसका ये मतलब है आंशिक, या फिर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? थोड़े टाइम के लिए रहना, उसके बाद फिर नहीं रहना। ठीक है, बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा रहता है। ठीक है, जैसे पैदा हुआ तो वो निर्भर किस पर रहेगा? माँ के दूध पर। फिर जब बड़ा हो गया तो फिर वो गाय, भैंस, बकरी, जिसका दूध पिलाना उसका दूध पिला दो। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जब उसको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, तब किससे मिलेगा? माँ के दूध से। तो वो शुरुआत में एक तरह से क्या है? पैरासाइट है। कैसे? पैरासाइट। लेकिन बाद में वो क्या हो गए? फ्री लिविंग। उसके बाद पीछे मम्मी है, वो दूध लेके घूम रही है, बेटा दूध पिला, दूध पिला। नहीं, वो ग्लास पूरे दिन लेके घूमते रहते हैं और वो बैठे रहते हैं, नहीं पीऊँगा, है ना? फिर मार खानी पड़ती और कुछ नहीं, पीना तो पड़ेगा लास्ट में, है ना? तुमने भी खाई होगी। हाँ सर, मेरे घर में उल्टा होता था। मम्मी ढूंढती दूध कहाँ गया, पी गया। और नहीं होता तो बाहर मेरा दोस्त आता था छोटा सा, वो जल्दी पियो था। तुम भी ऐसे करते थे क्या? नहीं करते थे? क्या करो, पुण्य के काम है तो वो भोजन खाया करो कभी, है ना? तो ये क्या है? हमारा आंशिक रूप से परजीवी है। समझ में तो आ गया? आंशिक परजीवी का मतलब क्या है? एक छोटा बच्चा। ठीक है, अब ये आंशिक परजीवी शुरुआती अवस्था में तो परजीवी के रूप में रहेगा, लेकिन जैसे ही ये क्या करता है, एक स्टेज पर आएगा, उस टाइम पर इसे पता लग जाएगा कि हाँ अब मैं खुद अपने हिसाब से रह सकता हूँ, तो ये उस टाइम पर फिर फ्री लिविंग हो जाएगा, फिर ये उसके ऊपर परजीवी नहीं रहेगा। होता क्या है बेटा यहाँ पर एक्चुअली में, वो देख लो ये हमारा किसका प्लांट है? हमने मान लिया किसका है? बाजरा का। किसका है? बाजरा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर हमने एक सीड माना किसका? स्ट्राइगा का। किसका? स्ट्राइगा का। अब क्या होता है, जैसे ही स्ट्राइगा जो है वो इसकी जड़ों के पास आता है, सॉरी ये पास में नहीं है, जड़ें पास में जाएगी, ग्रोथ ये करेंगे, है ना? तो जड़ें जैसे ही इसके पास में गई तो स्ट्राइगा की जो, सॉरी ज्वार की जो जड़ें हैं उससे केमिकल्स निकलते हैं, उससे रूट हेयर्स निकलेंगे। होगा या नहीं होगा? होगा। तो वो जो केमिकल है, उस केमिकल के अंदर क्या होता है? 2 मरकेप्टो क्या होता है? ठीक है, वो केमिकल जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है, इसके अंदर Ga3 का निर्माण होता है, ये जर्मिनेट कर जाए। क्या होगा? जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, तो ये जर्मिनेट यहां से करेगा और जर्मिनेट करने के बाद, ठीक है, ये क्या करेगा? अपनी रूट्स बनाना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? रूट्स बनाएगा। पर खास बात ये है कि इसकी जो रूट्स होती है ना, वो ज्वार की जो रूट्स हैं या फिर अपना जो C4 प्लांट है उसकी रूट्स को कॉइल कर लेती है। क्या कर लेती है? कॉइल। क्यों करेगी बेटा? क्योंकि देखो हमने 3 सेंटीमीटर गहराई पर तो ज्वार की बुआई करी, उससे नीचे और चले जाओ
जड़े और जाएगी तो 5-10 सेंटीमीटर तो मान के चलो कम से कम, ठीक है। आप इसके अंदर 10 सेंटीमीटर भी अगर और प्लस कर देते हो तो लगभग 13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब 13 सेंटीमीटर पे कोई सीड जर्मिनेट हुआ है, क्या वो बाहर आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। उसके लिए उसे क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब वो टाइम चल रहा है जब इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये क्या करता है, इसकी रूट्स को कॉइल कर लिया और यहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है, एब्जॉर्ब करता है, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके फिर ये क्या करता है, यहाँ से ग्रोथ करता है और फिर जमीन से बाहर आ जाता है, ठीक है। जमीन से जैसे ही बाहर आया बेटा ये, ठीक है, और बाहर आने के बाद लाइट मिल गई, मिलेगी नहीं मिलेगी? लाइट मिलते ही इसमें क्या बनने लग जाता है? क्या बनेगा? क्लोरोफिल। सिंपल सा है, लाइट में क्या बनेगा? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल बन गया तो क्या ये अब डिपेंड रहेगा? क्या नहीं रहेगा। क्लोरोफिल बना, उसके बाद इसमें बड़े सुंदर से जो फूल है वो फूल आने लगते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा सा लगता है, ठीक है। इस ट्राई का देखना कभी, बहुत सुंदर लगता है, देखा है? कोई नहीं, गूगल है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे भी होगा, कोई नहीं, बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या बनने लगे? फूल बनने लगते हैं बड़े सुंदर से और बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि है ना, हमने क्या करा, ज्वार की फसल में, मक्का की फसल में फूल लगा रखे हैं और हम बड़े राजी होते रहते हैं, अरे वाह मजा आ रहा है, देखो फूल है, ठीक है। हमें पता ही नहीं कि ये सारा का सारा न्यूट्रिशन ले जा चुका है, ठीक है। और वो सारा न्यूट्रिशन जब तक बाहर नहीं निकला तब तक ये न्यूट्रिशन ले लेता है, हमारा पौधा क्या हो जाता है? समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें नहीं। और अच्छी बात क्या है कि ये जैसे ही फूल झड़े, ये सारे के सारे बीज वापस जमीन में चले जाते और फिर वापस नेक्स्ट ईयर तुम फसल लगाओ, फिर देखो स्ट्राइक वो वापस आ जाएगा, ठीक है। बट इसकी जीवन काल के दो भाग हुए, एक वो काल जो जमीन के नीचे था, उस समय पर ये किस रूप में रहा? परजीवी के रूप में। जैसे ही जमीन से ऊपर आया तो ये किस रूप में रहा? स्वतंत्र रूप से रहा। इसीलिए हम इसको पार्शियल रूट पैरासाइट या आंशिक जड़ परजीवी का नाम दे। कोई डाउट इसके अंदर नहीं? चलिए अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरी जमीन है और मेरे पास दिमाग है, ठीक है। मुझे पता है कि इस रूट के अंदर क्या है? 2 मरकैप्टो इथेनॉल, ठीक है। मुझे पता है स्ट्राइगा के जो सीड है वो मेरी जमीन में कहीं ना कहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा? 2 मरकैप्टो इथेनॉल लैब में बनाया, ठीक है। बना सकते हैं अपन, कोई भी केमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं, उसकी संरचना पता होनी चाहिए। संरचना पता लगी, मैंने लैब में बना लिया, या स्ट्राइगोल बनाया और उसको क्या करा मैंने? सॉइल के अंदर मिक्स कर, क्या कर दिया? सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें क्या करा? इरिगेशन दे दिया। क्या दे दिया? इरिगेशन, ठीक है। चलो मैंने कोई फसल लगाई? लगाई। 2 मरकैप्टो इथेनॉल जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइगा के पास पहुंचेगा, स्ट्राइगा क्या करेगा? वेरी गुड, क्या करेगा? जर्मिनेट, ठीक है। जर्मिनेट कर जाएगा, बेचारा अपनी सारी एनर्जी लगा देगा कि जर्मिनेट होना है, जरूरी है, मुझे कैसे भी करके कहाँ पहुंचना है? जमीन से बाहर पहुंच, ठीक है। और क्योंकि बाहर पहुंचने के बाद तो क्या होगा? क्लोरोफिल बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इसकी गहराई की वजह से यहाँ पर कई बार सीड बाहर की तरफ नहीं जा पाता, ठीक है। और अगर बाहर चला भी गया तो हमारी नज़र में वैसे ही आ जाएगा, फूल कहाँ से हो, ठीक है। तो ये जर्मिनेट करके ज़मीन से बाहर आ गया, तो हमने इसे क्या बनाया? बेवकूफ़। क्या बनाया? कि हमने कोई क्रॉप तो लगाई ही नहीं, ठीक है। और ये जैसे 10-15 दिन में ये जर्मिनेट होता है, बाहर आने की कोशिश करता है, हम इसे क्या करते हैं? ज़मीन से उखाड़ कर फेंक देते, ठीक है। और नहीं भी फेंको तो कोई बात नहीं, ये मान लो जमीन के अंदर ये जर्मिनेट कर गया और इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, ये खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई इसको पोषण देने वाला नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? सुसाइडल जर्मिनेशन या आत्मघाती। जर्मिनेट कौन हुआ? बीज। खत्म कौन हुआ? बीज। क्या किसी ने कुछ करा? क्या नहीं करा? हमने करा ना, हमने दिया उसको स्ट्राइगोल या 2 मरकैप्टो इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट बात करें, लास्ट अपने पास है बेटा, रेडिएशन का भी हम यूज कर सकते हैं। किसका? रेडिएशन। किसका? इंफ्रारेड रेडिएशन का। किसका कर सकते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन जो है
इंफ्रारेड रेज या रेडिएशन जो है उससे हम डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेटा? सिंपल सा है, उसके अंदर है इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो क्या करती है? गर्मी पैदा करती, हीट होती है। ओवन देखा तुम? ओवन के अंदर खाना गर्म कैसे होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। वो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, कौन सी है? इंफ्रारेड रेडिएशन। इसीलिए ओवन जब गर्म हो रहा उस टाइम अंदर देखना उसमें बिल्कुल लाइट ऑरेंज कलर की या रेडिश कलर की लाइट जल रही होती, देखा तुम? में लाइट होती है क्या अंदर, देखा तुम? ओवन में लाइट होती है क्या? नहीं होती बेटा। लाइट रखोगे टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर जा रहा है, बल्ब पिघलेगा नहीं क्या? कांच का बना है वो तो पिघलेगा। इसीलिए लाइट नहीं है वो, जो आप रेड कलर जो दिखता है ना वो क्या है? रेडिएशंस का कलर है। किसका है? रेडिएशंस का। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कलर क्या है? ब्लू। कैसा है? ब्लू। इंफ्रारेड का कलर कैसा है? रेड, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखें, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है और डोरमेंसी ब्रेक करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, चलिए यहाँ पर अभी हमने एक पेज निकाला था, आपने कहा था अपन वहां पर नाम लिखेंगे, ठीक है। कहाँ गया वो? ओके, ये रहा। HCl, H2SO4, HNO3 और KNO3। इसके अलावा क्या पढ़ा हमने फिर? डोरमेंसी ब्रेक करने वाले की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़े यहाँ पर? हॉर्मोन्स। कौन से? एक तो हमने पढ़ा ऑक्सिन, एक हमने पढ़ा जिब्रेलिन, एक हमने पढ़ा साइटोकाइनिन और एक हमने पढ़ा डोरमेंसी तोड़ने वाले, कह रहा हूं मैं, यूज करने वाले नहीं, डोरमेंसी तोड़ने वाले, ठीक है। तो ये तो चारों हो गए हार्मोन। और इसके अलावा क्या पढ़े? डोरमेंसी ब्रेक करने वाले, याद करो। ओके, वो तो रेडिएशन हो गई, वो अकेली आएगी, ठीक है। इसको अपन यहाँ लिखते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। ओके, केमिकल्स के नाम लिखे बेटा, कौन से? एक तो थायो यूरिया। कौन सा? थायो यूरिया। एक अपन ने कौन सा देखा? थायो यूरिया के बाद देखा कुछ पढ़ा था? हाँ बिल्कुल सही है। 2 पर कैप्टो इथेनॉल। एक अपन ने इसी के साथ देखा, कौन सा? स्ट्राइगोल। कौन सा बेटा? स्ट्राइगोल। और बस ये था क्या? चेक कर लो। ये अपन ने देख लिया। इसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट में केमिकल नहीं है। कोल्ड सर्टिफिकेशन के इसके अंदर हमारा टेम्परेचर है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और हमारा इथाइलिन वगैरह ये इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट इसमें हमने देख लिया थायोयूरिया, इथाइलिन, स्ट्राइगोल, ठीक है। ओके, कंप्लीट हो गया। तो ये अपने पास क्या हुआ बेटा? एक टेबल तैयार हो गई जो क्या बता रही है हमें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्या करती है? डोरमेंसी ब्रेक करती हैं। अगर आपको एसिड यूज करने हैं तो ये रहे सारे एसिड। अगर आपको हार्मोन यूज करने हैं तो ये रहे सारे हार्मोन। अगर आपको केमिकल यूज करना है तो ये रहे सारे केमिकल। और अगर आपको रेडिएशन यूज करनी है तो ये रहे रेडिएशन। ये क्या करेगी? डोरमेंसी को ब्रेक करेगी। समझ में आ गई बात? लिख लो, ये काम है।
5 मिनट के अंदर डोरमेंसी तोड़ने के सारे तरीके वापस लिख दिए। और अगर मैं इसमें से क्वेश्चन गलत करूं तो एक बार वापस देख जा रहा है बस। तो एक तो मेरा वो 20 मिनट, अगर 1 मिनट में करूं तो 5 मिनट मान लो तो 2 5 जा 10, मतलब कम से कम 2 घंटे। वही काम कितने मिनट में हो रहा है? 5। अब ये अपने ऊपर है कि अपन क्या करना है। ठीक है, हमें उस आखिरी टाइम में अपने आप को परेशान ही देखना पसंद है या फिर हम आराम से रहना चाहते हैं? आराम से रहना चाहते हो तो तुम्हें अभी मेहनत, ठीक है, अभी मेहनत कर लोगे, लास्ट में तुम आराम से रहोगे, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिवाइज करना स्टार्ट किया नहीं किया? क्या रिवाइज करना स्टार्ट करा? हाँ, एग्रो, ये तो गलत बोल दिया तुमने। हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ठीक था। बायोलॉजी में क्या पढ़ा? क्या पढ़ा रहे थे? डाइजेशन। ठीक है, तो उसके अंदर भी, अच्छा तभी तुमने अमाइलेज का आंसर दे दिया है ना। डाइजेशन पढ़ रहे हैं। चलो, पेप्सिन किसका डाइजेशन? प्रोटीन का। ये भी सही है। कहाँ होता है पेप्सिन? लीवर में। लीवर में कौन सा डाइजेशन होता है? क्या कर रहे हो? कहाँ होता है पेप्सिन? वेरी गुड, HCl। ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट होता है जहाँ HCl हो। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ही करता है। ठीक है, कहाँ पे? पढ़ लो, रिवाइज कर लो। पढ़ लिया हमने, रिवाइज भी कर। फीड वाला तो कुछ पता ही नहीं है, ये एंजाइम्स याद हो जाएंगे तुम। अच्छा, एंजाइम किसने बताया था एंजाइम क्या होता है? एंजाइम किसने दिया था टर्म? एंजाइम पढ़ लिया ना तुमने, किसने दिया एंजाइम? अभी तो कह रहे हो पढ़ लिए। डाइजेशन में नहीं पढ़े? डाइजेशन कोई बात। नेक्स्ट बात कर ले बेटा। एक जो ये पिछली बार का क्वेश्चन था, अपन वैसे इसको समझ भी चुके हैं, सीड जो पढ़ रहे हैं हम के अंदर हम समझ भी चुके हैं। एक बार इसको देख लो। क्या है बेटा ये सीड ट्रीटमेंट? क्या है ये? हिंदी में इसको हम कहें तो क्या कहेंगे? बीजोपचार। क्या कहेंगे? बीजोपचार। बीजोपचार कब करेंगे बेटा? बीज लगाने से पहले या बाद में? पहले ही करना पड़ेगा, बाद में नहीं कर सकते। ठीक है, तो बीजोपचार जब हम करेंगे तो किस तरह से करना चाहिए? तो हम कहेंगे FIR से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? FIR। F से क्या है? फंजीसाइड। I से, R से राइजोबियम। लेकिन मान लिया कि मेरे पास तो यहाँ पर राइजोबियम यूज करने वाला कोई पौधा नहीं है, गेहूं है, तो फिर क्या करोगे? राइजोबियम तो ले ही नहीं सकते। उस समय पर हम क्या करेंगे बेटा? बायो फर्टिलाइजर या फिर जैव उर्वरक यूज करेंगे जो उस फसल में यूज होगा। ठीक है, तो आर से अपने पास दो चीजें होती है, एक तो है राइजोबियम या फिर एक होगा जैव उर्वरक, कोई भी जैव उर्वरक। इंसेक्टिसाइड जो है अपने पास बेटा वो क्या है? कीटनाशी। फंजीसाइड जो है अपने पास वो क्या हो गया अपना? कवकनाशी। ठीक है, तो सबसे पहले कवकनाशी से उपचार करेंगे, फिर कीटनाशी से उपचार करेंगे और लास्ट में किससे करेंगे? बायो फर्टिलाइजर या राइजोबियम से। ये हमें इसका सीक्वेंस रखना पड़ता है। ठीक है, इस सीक्वेंस से कुछ याद आया क्या तुमको? याद आ गया? जिसे याद आया हाथ खड़ा करो। क्या याद आया? वेरी गुड, याद आ गया। देखो, मैंने कहा था कि आपको फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन राइजोबियम की नहीं कहा था ना, ऐसा नहीं राइजोबियम की लिस्ट बना दो, वहाँ राइजोबियम लिखे सर लिस्ट कंप्लीट। बायो फर्टिलाइजर, इन सब की लिस्ट बनानी थी। कहा था। सुपरवाइजर्स कहाँ गए सारे मेरे? कहा था ना। किसने बनाया? किसने बनाया ये बताओ मेरे को। तो सर हम तो भूल ही गए, ये लिखवाया था मैंने। कहाँ लिखा तुमने? देखना जरा उसको। इसीलिए लिखवाया था मैंने। कहाँ लिखा था?
सर वो कॉपी नहीं लाए, तो कॉपी गुम गई, है ना। कोई बात नहीं, देख लेना जहाँ पे भी हो, तुम अच्छे से जानते हो कि कहाँ लिखा हुआ है, तो एक बार जाके उसको अच्छे से देखना, क्या काम दिए थे। काम सारे अभी यही मैं बता दूं, लेकिन तुमने खुद लिखा है और मैंने लिखवाया इसीलिए था क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसे याद नहीं रखो, ठीक है। ये चीज़ आखिर में काम आने वाली है, काम आएगी, ये लिस्ट बहुत काम आएगी, क्योंकि वहाँ पर जब कार्बोफ्यूरॉन और कार्बन डेजिम पूछ लिया जाएगा ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा फंजीसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड या कौन सा हर्बिसाइड। कई लोग कार्बोफ्यूरॉन को हर्बिसाइड करे आते हैं। वैसे क्या है कार्बोफ्यूरॉन, क्या है पता नहीं, चलो क्या है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। कार्बन डेजिम क्या है, क्या है, फंजीसाइड। और बेंथायोकार्ब क्या है, अरे तो सुना ही नहीं, ये हर्बिसाइड है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ लिस्ट बना लो, मिल जाएंगे, किसी भी किताब में मिल जाएगा बेटा आराम से। फीड साइंस के उसके अंदर आपको सारे हर्बिसाइड के नाम मिल जाएंगे, एंटो होगा तो उसके अंदर आपको सारे इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे। लिस्ट बना लो, क्योंकि तुमसे कोई इतना नहीं पूछेगा 2,4-D का स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तुमसे पूछेगा 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ कोई एक बताना जरा। ओके, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये हमको पता है, यही क्वेश्चन आना है। अब तुम वहां पर 2,4-D का डायग्राम नहीं बनाते, ठीक है, कोई पूछेगा भी नहीं, डायग्राम दे देगा और ये नहीं पूछता इसका सही स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इतने इतने सिंपल क्वेश्चन आने बेटा, उसकी तैयारी भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। इंस्टीट्यूट याद करे किसी ने, नाइम कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, याद करें, नहीं करे, कब करोगे। काजरी का है, तो आपको पता है काजरी का है, जोधपुर, बीकानेर थोड़ी शिफ्ट हो गया, ठीक है। कहाँ पर है, जोधपुर में। लेकिन क्रीड़ा पूछ ले, क्रीड़ा का है, क्रीड़ा का फुल फॉर्म क्या है। डी से डेयरी होता है एग्रीकल्चर में, क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्रायल एंड एग्रीकल्चर, क्रीड़ा, ठीक है। एक इक्री सेट है, वो का है, वो भी हैदराबाद में, ठीक है। इंडिया का अकेला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो, हमारे भारत में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, कौन सा है, इक्री सेट इंटरनेशनल, ठीक है। बाकी सब इंडियन है, एक ही इंटरनेशनल है, कौन सा है, इक्री सेट। क्या इक्री सेट कहाँ है, हैदराबाद। क्या है इक्री सेट का फुल फॉर्म, लिख लो ना, अपने आप आ जाएगा, देखो बहुत सिंपल से, आपने एग्रीकल्चर में इतना कुछ है ही नहीं। इक्री सेट ये रहा, इससे तो हो गया इंटरनेशनल, सी से सेंटर, आर से रिसर्च होता है, आई से इरिगेशन नहीं है, इंस्टीट्यूट है, एस से क्या है, सल्फर, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, बारानी क्षेत्रों के अंदर रिसर्च का इंटरनेशनल सेंटर जो है वो हैदराबाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा, एकरी सेट का फुल फॉर्म एक बार पूछ लिया, एकरी सेट में कौन से क्रॉप्स की रिसर्च होती है। चावल की होगी क्या यहाँ पे रिसर्च, सोच के बताना जरा, सोच के बताओ। डांस करना किसी को कर सकते हो, कोई दिक्कत, ढोल वाला ही बंद हो गया। चलो, क्या यहाँ चावल की रिसर्च हो सकती है या नहीं, सोच के बताओ जरा। कितने लोग कहते हैं हाँ सर हो सकती, कितने लोग कहते हैं नहीं हो सकती, सब सस्पेंस में। TRRI
सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक, उड़ीसा। तो यहाँ कैसी होगी फिर इसकी रिसर्च? नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर किसकी रिसर्च होगी? सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, बारानी क्षेत्रों में उगने वाली जो फसलें हैं उसकी, मतलब जिनको पानी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उनकी रिसर्च होती है यहाँ पे, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो फसलें उगती है, चावल अर्ध शुष्क में उगता है? नहीं उगता, की रिसर्च यहाँ नहीं होती। क्वेश्चन यही पूछा गया था, इनमें से कौन सी फसल की रिसर्च इक्री सेट में नहीं होती? आंसर गया था राइस। बस इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे बेटा, इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ, तुम्हें उनको रटा नहीं सकता, वो रटने पड़ेंगे, ये कड़वा सच है। सेंटेंस याद करने का कोई तरीका नहीं है, उसको रटना पड़ेगा, ठीक है। और वो पूछते भी ऊट पटांगे, फॉरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट चारा अनुसंधान संस्थान का है। अब हम तो ये सोचते हैं चारे पे भी अनुसंधान होता है क्या? अरे हाँ होता है, गाय भैंस भी इंसान है, ओ सॉरी जानवर है, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो उनके लिए भी रिसर्च है, कहाँ पर है? झांसी में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, एक बार देख लें बेटा इसको। एक तो है अपने पास एग्रोसान, क्या है? एग्रोसान का बड़ा भाई कौन? सिरेसान। कौन? सिरेसान। एक जो है वो कौन है टीम का? इसको कप्तान नहीं कहते, ठीक है, इसको कैप्टन कहते हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी का कैप्टन है, ठीक है। एक कौन है? साईराम। और हमारे कोचिंग के डायरेक्टर कार्बन डाइजिम नहीं, हरे राम सर है। चलो लास्ट बात करें, कौन सा आ गया? बीटावैक्स। और एक इसी का भाई है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लांटावैक्स। क्या कहते हैं? बीटावैक्स हमसे पूछा हुआ है बेटा कि हमारा जो स्मट डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका करते हैं? बीटावैक्स का। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, ये नाम है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड की बात करो, कौन सा है? इमिडाक्लोप्रिड, सबको याद है। तो एक है अपने पास थायोमिथोक्साम, कौन सा है? थायोमिथोक्साम। एक अपने पास है फोरेट, कौन सा है? फोरेट। एक है अपने पास कार्बोफ्यूरॉन, एक है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये नाम है और कुछ नहीं, बस सिंपल नाम है, और अपन को बस नाम ही पता होने चाहिए। अपन जब पूछ ले इमामेक्टिन बेंजोएट क्या है, हमें क्या पता? तो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। बायोफंजीसाइड की बात करें तो क्या है? कौन है बेटा? ट्राइकोडर्मा। इसका तो कॉन्सेप्ट ही खतरनाक है। एक होता है ट्राइकोग्रामा, एक होता है ट्राइकोडर्मा, एक होता है डायगोग्रामा, और एक होता है ट्राइकोनिम्फा। कितने हुए? 4। वापस से नाम बोलना। हाँ, एक हुआ ट्राइकोडर्मा, एक हुआ ट्राइकोनिम्फा, और एक हुआ जाइगोग्रामा। याद हो गए? ठीक है। ये चारों क्या है? ये सब अलग अलग हैं, ठीक है, वो समझना पड़ेगा, वो हम समझेंगे क्लास में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया था। इस बार पूछा था ट्राइकोडर्मा से, ठीक है, क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। जो हमारा जैव फफूंदनाशी के नाम से क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि हमारी जो बीमारी उत्पन्न करने वाली फफूंद है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो आंसर क्या गया था? ट्राइकोडर्मा। एक इंपॉर्टेंट अपने लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बेटा, वो क्या है? बायो इंसेक्टिसाइड का। बायो इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या है? जैव कीटनाशी। क्या है? जैव कीटनाशी। या हम कह सकते हैं ऐसा जीव जो क्या करता है? कीटों का नियंत्रण करता है। इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या नाम है? वर्टिसिलियम। क्या नाम है? वर्टिसिलियम। वर्टिसिलियम क्या होती है बेटा? ये ध्यान रखना, क्या है ये? कवक है। क्या है? कवक। अब फिर बात आती है, सर कवक जो है वो इंसेक्ट को कैसे मार सकती है? सोच के बताओ। कवक तो हो गई फंजाई, एक जगह रहती है, इंसेक्ट घूमता रहता है, तो उसको फिर इन्फेक्ट कैसे करें? सोचे। वर्टिसिलियम क्या है बेटा? कवक। हम क्या करते हैं? इसको इंसेक्ट तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, कैसे पहुंचाएंगे? हम इसको जमीन में मिला देते हैं और इरिगेशन दे देते हैं, ठीक है। इंसेक्ट जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, थोड़ा सा भी इसके ऊपर कुछ स्पोर्स वगैरह या कुछ लग गए इसके, वो वहीं पर चिपक जाते हैं,
ठीक है, वहीं रहेगा। फिर जैसे ही मॉइस्चर मिलता है तो क्या होगा, ये जो हमारा वर्टिसिलियम है ये जर्मिनेट होगा, इसके जो हाइफी या कवक तंतु है वो बढ़ेंगे, और वो बढ़कर कहाँ पर चले जाते हैं बेटा, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। कहाँ चले जाते हैं, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। किसके थ्रू जाएंगे, वेरी गुड, किसके थ्रू, स्पाइरेकल्स के थ्रू। हमने पढ़ा है कि हमारे जो इंसेक्ट है उनकी बॉडी पर जो श्वसन तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना, एक तो ट्रैकिया और एक स्पाइरेकल्स। तो शरीर के ऊपर अगर ये कवक लग गई तो वो स्पाइरेकल्स के थ्रू क्या करती है, अंदर चली जाती है, और वहां से सारा न्यूट्रिशन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर ले, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जैव कीटनाशी है वर्टिसिलियम, ध्यान रखेंगे ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अपने पास एक जो है बेटा वो क्या है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट की बात ही कर रहे हैं, सी ट्रीटमेंट की तो पूरी बात कर लें, ठीक है, ताकि तुम्हें आगे दिक्कत नहीं हो सी ट्रीटमेंट से रिलेटेड। हॉट वाटर ट्रीटमेंट अभी हमने बात करी थी, 54 से लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम टेम्परेचर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपकी NCERT के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी जो बुक है 12th क्लास की उसके अंदर ये दिया हुआ है कि इतना टेम्परेचर रखना चाहिए, कितना, 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम रखते हैं। हमने बात भी करी थी अभी जेनसन के बारे में, याद है कुछ, हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया, जेनसन ने। ठीक है, तो जेनसन ने क्या बताया था कि इतने टेम्परेचर के लिए रख सकते हैं, और उसने कहा कि इसका यूज किसके लिए किया, टू कंट्रोल लूज स्मट ऑफ वीट। हमने कहा ही था, कौन सा, अनावृत कंड। हमने वहां पर सिर्फ शायद कंड रोग ही लिखा था, है ना, स्मट या कंड रोग लिखा था। अनावृत कंड रोग है उसके लिए हम उपयोग करते हैं, नियंत्रण के लिए किसमें होगा, गेहूं में। अनावृत कंड क्या है बेटा, लूज स्मट, क्या है, लूज स्मट ऑफ वीट। ठीक है, लूज स्मट और कवर्ड स्मट में क्या डिफरेंस है, चलो, स्मट का मतलब क्या होता है, स्मट क्या होता है, पाउडर देखा तुमने, हाँ, कैसा होता है, सॉफ्ट, और रंग कैसा है, सफेद। बस उसको व्हाइट को ब्लैक कर लो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मट। गेहूं के ऊपर बालियों में आपने कई बार देखा होगा ऐसा जो ब्लैक पाउडर जो है वो बालियों के बीच में रहता है, आपने उस बाली को अगर जरा सा भी हिला दिया तो क्या होगा, वो पाउडर उड़ने लगता है, देखा है। तो अगली बार ऐसी गलती मत करना, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि वो स्मट के स्पोर्स हैं। क्या है वो, स्पोर्स। वो एक स्पोर जो तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें लग रहा है पाउडर है, उसके अंदर स्पोर्स हैं, वो एक स्पोर जहां गिरेगा वहां जर्मिनेट करेगा और नया स्मट स्पोर बनाएगा। समझ में आ गई बात। इसीलिए कभी भी ऐसी आपको बाली दिख जाए गेहूं के अंदर या बारले के अंदर, उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब उसके कंट्रोल के लिए हमने यूज करा, क्यों, क्योंकि बीजों के अंदर क्या भरे हुए हैं, स्मट स्पोर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बीजों को पानी में डालते हैं, गर्म पानी में। ठीक है, अब गर्म पानी में डालते ही क्या होगा, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा, और फिर हम एकदम से उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो ठंडे पानी में डालने से क्या होगा, वापस मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। अपन नहीं बोलते कि ज़्यादा गर्मी होती है ठंडा पानी पी लेते हैं जुकाम हो जाता है, वही चीज़ हम इसके साथ कर रहे हैं, पर इसके लिए वो खतरनाक होती है। तो स्मट स्पोर्ट्स क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक अपने पास है बेटा सोलर हीट ट्रीटमेंट। क्या है, ये बिल्कुल उसी की तरह है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट की तरह, बस अपन को पानी यूज नहीं करना। ठीक है, सुखाना है धूप में। तो हम क्या करते हैं, ठंडे पानी में 3-4 घंटे के लिए हम उसको पहले तो डुबो के रखते हैं बीज को, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही धूप निकली, धूप में उसको हम 4-5 घंटे के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही बात है, पानी जल्दी गर्म होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा मतलब देर से गर्म होगा लेकिन ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। तो इस वजह से कोई स्मट के स्पोर हैं या फिर बीज जनित कोई रोग है, वो रोग क्या होगा, उसकी वजह से खत्म हो जाएगा। बात आती है कि ये सोलर हीट ट्रीटमेंट, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नहीं नहीं का कुछ नाम है, क्या कहते हैं इसको, सोलर हीट ट्रीटमेंट, नहीं विकिरण नहीं,
चलो इसको सोलर हीट ट्रीटमेंट ही याद रख लो, कोई नहीं, ठीक है, इंग्लिश में याद तो रख सकते हो इतना तो। सोलर का मतलब क्या है, सूर्य से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश द्वारा लिख दो, ठीक है, सूर्य के प्रकाश द्वारा उपचार, ठीक है। तो इसके अंदर हमने रखा, इसके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोलर हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है बेटा, कि ये दिया किसने था, तो हम कहेंगे सोलर हीट ट्रीटमेंट जो खोज है वो खोज किसने करी, तो दो साइंटिस्ट आएंगे बेटा, एक का नाम क्या था, लूथरा, और एक का नाम क्या था, सट्टार। क्या नाम था, पंजाब के थे ये, पंजाब के अंदर ही इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, इन्होंने बताया था ये कर सकते हैं, लेकिन हमारी मम्मी को ये बहुत पहले से पता है ना, हमारे जो है घर में उनको ये बहुत पहले से पता है, लूथरा और सट्टार से भी पहले पता है। इन्होंने बस हमें बताया था कि आप ऐसा कर सकते हो। किसको बताया, शहर वाले लोगों को, गांव वालों को सबको पता है, उनको पता है ऐसा हो गया तो क्या करना है, ठीक है। अगर इंसेक्ट लग गया तो वो क्या करते हैं, सीधा उसको पानी में डुबोते हैं, देखा है तुमने कभी, गेहूं के अंदर खपरा बीटल अगर लग गया गलती से और लगता है कि सारे गेहूं खराब हो जाएंगे, तो सारे गेहूं को हम क्या करते हैं, पानी में भिगो के रखते हैं और उसके बाद उसको धूप में खाते हैं, सारे खपरा बीटल गायब हो जाते हैं। देखा है ये कभी, ठीक है, तो वो पहले से यूज कर रहे हैं इस चीज को। चलिए, तो समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को नहीं। चलिए अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें, फिर सीड क्लासेस है, सीड क्लासेस जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर, ठीक है। तो अभी जो है वो अपन एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सीड क्या है, ओके, मैच्योर एम्ब्रियो या परिपक्व बीजांड है, कितने पार्ट हैं, 3। सबसे बाहर सीड कोट, प्लॉइडी कितनी है उसकी, दूसरा एंडोस्पर्म, कितनी प्लॉइडी, 3n, तीसरा भ्रूण या एम्ब्रियो, कितनी, 2n, ठीक है। जब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की, तो सीड जर्मिनेट कब करेगा, सबसे पहला काम क्या होगा उसमें, वाटर का एब्जॉर्प्शन, क्या कहते हैं उसको, इम्बाइबेशन, हिंदी में अंतःचूषण, क्या कहेंगे, अंतःचूषण। पानी का अंतःचूषण होके कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट होगा, पानी अंदर जाएगा, एक तो एंडोस्पर्म के पास और एक एम्ब्रियो के पास। एंडोस्पर्म के पास पानी जाने से क्या होगा, एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम एमाइलेज, वो स्टार्च को किस में बदलेगा, माल्टोज में। पानी एम्ब्रियो के पास पहुंचा तो हार्मोन बनेगा कौन सा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का यूज करके एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, एंडोस्पर्म से माल्टोज लेगा और वहां पर नया पौधा बनाएगा। तना किससे बनेगा, साइटोकाइनिन से। जड़ किससे बनेगी, ऑक्सिन से। तो जर्मिनेशन में कितने हार्मोन काम आए, 3 हार्मोन, एक जिब्रेलिन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा साइटोकाइनिन, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर हम बात करें हमारे जो सीड हैं, उस सीड के अंदर क्वालिटी कैरेक्टर्स जो हमने पिछली बार देखे थे उसकी बात कर ले। क्वालिटी कैरेक्टर्स थे, सभी के सभी बीज जो हैं वो एक समान होने चाहिए, उनका कलर एक जैसा हो, उनकी साइज एक जैसी हो, ठीक है। अगर हम बात करें सीड के 1000 बीजों के भार की, तो उसको क्या कहते हैं, टेस्ट वेट, हिंदी में परीक्षण भार। अगर 100 बीजों के वेट की बात करें तो सीड इंडेक्स या फिर बीज सूचकांक, ठीक है। अगर बात करते हैं हमारी मेजर क्रॉप्स की, तो वो आपको ढूंढनी है एक बार। वीट का जो हमारा टेस्ट वेट है, वो गेहूं का टेस्ट वेट परीक्षण भार कितना है, 40 ग्राम, कितना है, 40 ग्राम। चावल का कितना है, 25 ग्राम। बासमती चावल का 21 ग्राम, ठीक है। चने का 250 ग्राम, ठीक है। और अगर बात करें काबुली चने का, तो उससे 100 ग्राम बढ़ा दो बस, कितना, 350 ग्राम, ठीक है। मक्का का कितना है, 1000 बीजों का भार लगभग 120 125 के आसपास कह सकते हैं हम, ठीक है। तो 120 से 130 के बीच में है, 130 ग्राम के बीच में। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जिनका हमें टेस्ट वेट पता हो, ठीक है। नहीं हो तो कोई नहीं, एक साथ लिख लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर अपना टेस्ट वेट हो गया। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे पिछली बार, देखे थे, हाँ या ना, ठीक है। एक देखा था हमने जर्मिनेशन परसेंटेज या अंकुरण प्रतिशत, फॉर्मूला क्या है, अंकुरण प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, अंकुरित बीजों का भार माइनस
बताओ जल्दी, क्या फॉर्मूला था? वेरी गुड। अरे कोई एक बताओ ना, आपस में क्या बातें करते रहते हो, कोई बताओ। टोटल सीड्स माइनस नॉन जर्मिनेटेड सीड्स अपॉन टोटल सीड, कुल बीजों की संख्या माइनस अंकुरित ना होने वालों की संख्या डिवाइडेड बाय अंकुरित होने वालों की संख्या। पिछली बार बताया तो था कि मेरे 100 में से 80 नंबर आए हैं, तो मेरे कितने प्रतिशत बने? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? परसेंटेज निकाला, बस वही तो करना है। 80 नंबर आए, 100 में से कितने माइनस करे? 20, डिवाइड किससे करा? 100 से, बात खत्म। यही तो करना है, ठीक है। फिर अंकुरण प्रतिशत के बाद हमने बात करी थी शुद्धता प्रतिशत की। बीज शुद्ध होना चाहिए, आनुवांशिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। आनुवांशिक शुद्धता का पता नहीं लगाया जा सकता, भौतिक शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। भौतिक अशुद्धि जो उपस्थित है, जिसके अंदर मिट्टी या फिर उसके अंदर कंकर या फिर खरपतवार के बीज आ गए या दूसरी फसल के बीज या फिर डंठल वगैरह आ गए, ये सब मिलाकर जो है वो कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए? कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए? बंद करो।